कल हमने ताम्र युगीन सभ्यता चल रही थी, उसमें हमने गणेश्वर सभ्यता को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आहड़ बनास संस्कृति या फिर आहड़ सभ्यता। ये कहाँ पे स्थित है? आहड़ सभ्यता कहाँ पे है? ये आहड़ नदी के किनारे स्थित है। आहड़ नदी के किनारे, आहड़ नदी के किनारे अवस्थित है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आहड़ सभ्यता। कहाँ पे स्थित है ये? आहड़ नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता बोल देते हैं। इसी कारण आहड़ सभ्यता कहा जाता है। आहड़ या आयड़ सभ्यता कहा जाता है। उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे। इसको और क्या बोला जाता है? बनास संस्कृति। यानी इसमें आगे क्या, ये आहड़ बनास संस्कृति में हम काफी सारे स्थल पढ़ेंगे। अब इनको बोलते हैं बनास, यानी जो बनास नदी घाटी के किनारे जो काफी सारे हमें स्थल मिले हैं, उनको क्या बोल दिया गया? बनास संस्कृति। क्यों? क्योंकि वो सारे एकदम इकट्ठे से मिले और बनास नदी घाटी में मिले हैं। ठीक है, बनास नदी घाटी में वो सारे स्थल मिले हैं, इसलिए उनको क्या है? बनास संस्कृति बोला जाता है। और आहड़ बनास संस्कृति क्यों बोला जाता है? जितने भी स्थल थे उनमें सबसे पहले कौन सा खोदा खोजा गया? आहड़। तो आहड़ सबसे पहले खोजा गया, तो इसलिए इसको आहड़ बनास संस्कृति बोलते हैं। पता चल गया ना बनास संस्कृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या है, ज्यादातर क्या है, सारी जो ये स्थल मिलेंगे इसमें हमें आहड़ बनास संस्कृति में, वो प्रमुख स्थल जो है आहड़ सभ्यता के, वो सिर्फ बनास संस्कृति सॉरी बनास नदी घाटी के ही पास में मिले हैं। इसलिए बनास नदी घाटी के पास में मिली है, इसलिए इसको बनास संस्कृति बोल देते हैं। और आहड़ बनास संस्कृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले आहड़ सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, इसलिए उसको आहड़ बनास संस्कृति बोल देते हैं। इसमें जो स्थल होंगे उनमें से सबसे पहले आहड़ की खुदाई हुई या खोजी गई। ठीक है, तो इसलिए ये होगी आहड़ बनास संस्कृति। और बनास संस्कृति क्यों हुई? क्योंकि इसका क्या है, इसके कई स्थल जो है, इस सभ्यता के कई स्थल, इसके कई स्थल कहाँ मिले हैं? बनास रिवर घाटी में मिले हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? इसे बनास संस्कृति कहा गया है। और आहड़ बनास संस्कृति क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले आहड़ खोजा गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सी स्थल है वो जानेंगे हम। ठीक है, और ये आहड़ बनास संस्कृति नाम दिया किसने था? डीपी, सॉरी एच डी सोंकलिया। यानी इसे बनास संस्कृति नाम किसने दिया? डॉक्टर एच डी सोंकलिया। आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसको आहड़ बनास संस्कृति के अंडर भी हम पढ़ते हैं। आहड़ बनास संस्कृति क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि इसके जो आहड़ सभ्यता के जो स्थल है वो ज्यादातर क्या है, नदी घाटी सॉरी बनास रिवर नदी घाटी के पास में मिली है, इसलिए इसको बनास संस्कृति। बट जितने स्थल मिले हैं ना, उनमें सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? आरंभिक खोज आहड़ सभ्यता की हुई, इसलिए इसको आहड़ बनास संस्कृति बोल देते हैं इस पूरी संस्कृति को। इसमें हम कई सारे स्थल पढ़ेंगे, यानी आगे 3-4 और सभ्यता है जो इसके आहड़ बनास संस्कृति के अंडर हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया आहड़ बनास संस्कृति क्यों बोला जाता है? क्योंकि ज्यादातर स्थल कहाँ पे थे? बनास नदी घाटी के पास में मिले हैं,
और उनमें से आहड़ की सबसे पहले आरंभिक खोज आहड़ की थी, इसलिए इसको आहड़ बनास संस्कृति बोल देते हैं। और आहड़ सभ्यता क्यों बोला जाता है? आहड़ नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए इसको क्या है? आहड़ सभ्यता बोल देते हैं, ठीक है। और बनास संस्कृति नाम किसने दिया था? एच डी सोखलिया ने, ठीक है। हो गया ना, इसको आहड़ बनास संस्कृति भी बोलते हैं, आहड़ सभ्यता या बनास संस्कृति, इतने नामों से नहीं जाना जाता। और भी बहुत सारे नाम है, यानी इस सभ्यता के और भी बहुत सारे उपनाम है, वो भी हम जानेंगे आगे, ठीक है। अब क्या है, बनास जो आहड़ बनास संस्कृति के स्थलों के बारे में जानते हैं। आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल, इनमें से एक तो क्या हो गया? आहड़, गिलुंड, बालाथल, पचमता, और एक अभी नवीनतम स्थल मिला है, ढोली मगरा। एक हो गया ओजियाना, क्या लिख देते हैं आगे? ओजियाना। यानी आहड़ बनास संस्कृति पढ़ रहे थे, आहड़ बनास संस्कृति नाम क्यों पड़ा? इसमें कई स्थल क्या है, बनास रिवर की घाटी के नजदीक थे या पास में थे, इसलिए इसको क्या है? बनास संस्कृति बोल दिया। और आहड़ बनास संस्कृति क्यों बोला? क्योंकि इसमें सबसे जो आरंभिक खोज है वो आहड़ की हुई, यानी इतने सारे स्थल है, उनमें सबसे पहले खोज किसकी हुई? आहड़ की, इसलिए इसको आहड़ बनास संस्कृति बोल दिया जाता है। और आहड़ सभ्यता कहाँ थी? उदयपुर में। कहाँ पे विकसित हुई? आहड़ नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। और ये और कौन से स्थल है? आहड़, गिलुंड, बालाथल, पचमता, ढोली मगरा और एक ओजियाना। अब आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर। गिलुंड राजसमंद, बालाथल भी उदयपुर, राजसमंद उदयपुर। ये सारे क्या है? बनास आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल है, इनको आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे सभ्यता के रूप में, ठीक है। पचमता राजसमंद, मेवाड़ क्षेत्र से मिला है, राजसमंद। उजियाना भीलवाड़ा, और ढोली मगरा उदयपुर। तो ये हमारे क्या है? आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल है। कौन सा? आहड़, गिलुंड, बालातल, पचमता, ओजियाना और क्या? ढोली मगरा। ढोली मगरा में इतना याद रखना कि ये आहड़ सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है। कौन सा? ढोली मगरा, ठीक है। हो गया इतना सबका। आहड़ बनास संस्कृति पढ़ रहे हैं, क्यों बोला गया? क्योंकि इसके ज्यादातर स्थल बनास रिवर घाटी में मिले हैं। और आहड़ बनास संस्कृति क्यों बोला गया? क्योंकि आहड़ की आरंभिक खोज जो है आहड़ की हुई। और आहड़ कहाँ पे? आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के किनारे स्थित है, इसलिए उसको आहड़ कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का कहा गया है। और आगे हम पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में और भी। आगे ना आहड़ बनास संस्कृति कैसे बनी है हमारी, ठीक है। और एक एक करके इनके सारे फ्लो के बारे में जानेंगे। अब हम जानते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। यानी इसमें हमें क्या क्या मिला, इसमें सबसे पहले खोज किसने की, और किसके टाइम में सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ। आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के किनारे अवस्थित है ना, उदयपुर में। आहड़ नदी के किनारे अवस्थित है।
और गणेश्वर कहाँ थी? कांतली नदी के किनारे ना, हाड़ नदी के किनारे अवस्थित है। वो नीम का थाना सीकर में थी और ये उदयपुर में है। अब इनके और भी नामों के बारे में जानते हैं हम। और इसको किस किस नामों से जाना जाता है? गणेश्वर थी ना ताम्र युगीन, भारतीय ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी और भारतीय ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन। ये आहड़ नदी के किनारे अवस्थित है। और इनको क्या है, आघाटपुर भी बोलते हैं। इसके उपनाम के बारे में जानते हैं, आघाटपुर। आघाट दुर्ग। तामरवती। ग्रामीण सभ्यताओं की संस्कृति। ग्रामीण सभ्यताओं की संस्कृति। और क्या इसका दूसरा नाम क्या है? धूलकोट। अब धूलकोट कैसे पड़ा? ये जो सभ्यता है ना, आर्ट सभ्यता, वो क्या है, एक धूलकोट नाम के टीले पे क्या है, टीले के नीचे दबी हुई मिली थी और स्थानीय भाषा में जो मिट्टी का टीला है उसको धूलकोट बोलते थे। तो ये क्या है, इसलिए इसका नाम धूलकोट पड़ गया। धूलकोट सबसे प्राचीन टीला है यहाँ का, प्राचीन टीला। और इसका क्या है, ये आहट सभ्यता का दूसरा नाम भी है, ठीक है। आघाटपुर, आघाट दुर्ग, ताम्रवती, ग्रामीण सभ्यताओं की संस्कृति और धूलकोट। धूलकोट कहाँ से पड़ा? ये क्या है, जो आर्ट सभ्यता है ना, वो ऊंचे टीले के नीचे दबी हुई मिली, ठीक है। ऊंचे ऊंचे टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई। और स्थानीय बोलचाल की भाषा में क्या है, मिट्टी के टीले को क्या है, धूलकोट बोल देते थे, इसलिए इसको धूलकोट कहा जाने लगा, ठीक है। जिसे स्थानीय भाषा में धूलकोट यानी मिट्टी का टीला। धूल हम मिट्टी को बोलते हैं ना, मिट्टी का टीला कहा जाता है। यानी आहड़ नदी के किनारे स्थित है। आगाटपुर, आगाटदुर्ग, ताम्रवर्ती ग्रामीण संस्कृति की सब ग्रामीण सभ्यताओं की संस्कृति। और धूलकोट, धूलकोट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ऊंचे टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे वहां के स्थानीय बोलचाल की भाषा में धूलकोट कहते थे, इसलिए इसको धूलकोट भी कहा जाने लग गया। अब देखो, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सर्वप्रथम खोज व उत्खनन के बारे में जानेंगे। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। अक्षय कीर्ति व्यास ने कब की थी? 1953 में। उसके बाद करते हैं रतन चंद्र अग्रवाल। बाद में कौन करते हैं? रतन चंद्र अग्रवाल।
रतन चंद्र अग्रवाल के साथ और भी थे। रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी इसकी 1956 में, यानी सर्वप्रथम अक्षय तृतीय व्यास ने 1953 में, फिर करते हैं रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल कब करते हैं? 1956 में। बाद में 1961 में करते हैं वी एन मिश्रा। वी एन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र और एच डी सोकलिया। सोकलिया इन्होंने करी थी, कब की थी? 1961 में। और इन्होंने एच डी सोकलिया ने क्या नाम दिया था? बनास संस्कृति। और इन्हीं के टाइम में सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ, यानी सबसे ज्यादा उत्खनन किसने किया था? एच डी सोकलिया ने, ठीक है, सर्वाधिक उत्खनन किया था। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिससे पता चलता है कि उन्हें यहाँ पे क्या क्या मिला था। एक्सकवेशन एट आहड़, उनकी बुक का नाम था। ऊपर करते हैं, इतना याद रखना, आहड़पुर, सॉरी, आघाटदुर्ग, आघाटपुर, ताम्रवती ग्रामीण सभ्यताओं की संस्कृति और धूलकोट ऊंचे टीले के नीचे दबी हुई मिली थी, इसलिए धूलकोट बोलते थे। और धूलकोट का अर्थ होता है मिट्टी का टीला। सर्वप्रथम खोज व उत्खनन अक्षय तृतीय व्यास ने 1953 में, बाद में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में, उसके बाद वी एन शर्मा एच डी सोफिया 1961 में करते हैं। और सर्वाधिक उत्खनन जो है ये करते हैं एच डी सोफिया, ठीक है। अब इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। एच डी सोफिया बुक लिखी थी इन्होंने एक, यहाँ पे एक्सक्वेशन एट आहड़। तो ये हो गया। बाद में क्या किया था? बाद में राजस्थान सरकार ने ना डॉक्टर विजय कुमार को और पीसी चक्रवर्ती को भी यहाँ पे नियुक्त किया था, ठीक है। किसको बाद में? राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार ने विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती को भी नियुक्त किया था। सबसे पहले अक्षय तृतीय व्यास ने 1953 में, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में, उसके बाद आते हैं वी एन मिश्र और क्या है एच डी सोखलिया। उन्होंने क्या है 1961 में करी थी इसकी खोज। और सबसे ज्यादा उत्खनन इन्हीं के काल में, यानी इन्होंने ही सबसे ज्यादा उत्खनन किया था। और एक बुक भी लिखी थी एक्सकवेशन एट आहड़। और उसके बाद राजस्थान सरकार ने विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती को भी यहाँ पे क्या नियुक्त कर दिया था। अब देखो यहाँ के मकान कैसे थे, मकान के बारे में जानते हैं, यहाँ के मकान कैसे थे। यहाँ के मकान की नींव रखने के लिए काले रंग के पत्थरों का यूज करते थे यहाँ के लोग। नींव रखने के लिए काला पत्थर। और क्या ये दीवारें बनाते थे, घास फूस की बना देते थे, बांस की लकड़ी की भी बना लेते थे।
और धूप में सुखाई हुई ईंटों का भी यूज करते थे। जो कच्ची ईंट होती है ना, जिनको बना के धूप में सुखाया जाता है, उनका यूज भी वो दीवारों को बनाने में करते थे। और फर्श बनाते थे ना, तो वो क्या है, चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी को मिला के लेप लगाते थे फर्श का, और छत बांस बिछाकर मिट्टी का लेप लगा देते थे उस पे। तो मकान किस तरह के बनाते थे, यानी नींव किसकी रखते थे, काले पत्थर की, ठीक है। काले पत्थर की नींव बनाई जाती थी, या नींव रखी जाती थी। और दीवारें कैसी थी, दीवारों के लिए वो क्या यूज करते थे, सूखी धूप में सुखाई ईंटों का यूज करते थे, और क्या है, पत्थरों से भी बनाते थे, और बांस लकड़ी से भी बना लेते थे, ठीक है। तो दीवारों के लिए वो क्या है, दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटें, बांस की लकड़ी व पत्थर से बनाते थे। और छत क्या है, बांस से, बांस की लकड़ियों से या घास फूस से बनाते थे, और उनपे मिट्टी का एक लेप लगा दिया जाता था। छतों पे क्या है, बांस बिछाकर मिट्टी का लेप लगाते थे। और फर्श कैसे बनाते थे वो, फर्श बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का यूज करते थे, बट उसमें पीली मिट्टी को भी साथ में मिलाते थे, यानी फर्श बनाने के लिए वो चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी को मिश्रित करके उसका लेप बनाते थे, ठीक है। फर्श चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी मिलाकर लेप करते थे, लेप किया जाता था। लेप किया जाता था। तो अपने घर किस तरह के बनाते थे, क्या है, दीवारें कैसे बनाते थे, धूप में सुखाई ईंटों से, बांस या लकड़ियों और पत्थरों से। और मकान काले रंग की पत्थरों की नींव रखते थे मकान में, दीवारें धूप में सुखाई ईंटों, बांस, लकड़ियों, पत्थरों का यूज करते थे। और छत पर बांस बिछाकर उस पे मिट्टी का लेप लगाते थे। और फर्श बनाने के लिए चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी को मिलाकर उसका लेप लगाते थे। और इस तरह के मकान मिले, और ज्यादातर आयतकार मकान मिले हैं, ठीक है। कैसे मकान, आयतकार। देखो घरों में चूल्हे कैसे मिले हैं, घरों में तीन तरह के चूल्हे मिले हैं। एक जगह पे दो, एक जगह पे तीन, और एक जगह पे छह चूल्हे मिले हैं, ठीक है। यानी इस तरह के चूल्हे मिले, तो विद्वानों ने अनुमान लगाया कि इस टाइम कैसी थी, कैसी संस्कृति है, पितृ स्तात्मक या फिर संयुक्त परिवार को बढ़ावा देते थे, ठीक है। चूल्हे मिले हैं जो किसका प्रमाण है, जो पितृ व शुभ परिवार होने का प्रमाण है।
और एक चूल्हा मिला है। कैसा? चूल्हे का आकार कितना है? 4 बाई 3 फुट का चूल्हा मिला है। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता था कि इन चूल्हों का किसके लिए यूज करते थे? तांबे को पिघलाने के लिए। ये कैसी सभ्यता है? तांबर युगीन सभ्यता है, तांबे का ज्यादा यूज होता था। तो 2 3 6 चूल्हे मिले हैं जो क्या पितृस्थात्मक में संयुक्त परिवार होने का प्रमाण देते हैं। और एक चूल्हा मिला है 4 बाई 3 फुट का, ठीक है। ये क्या दिखाता है कि ये इसका प्रयोग तांबे को पिघलाने में किया जाता था। इसका प्रयोग तांबे को पिघलाने में किया जाता था। ये वैज्ञानिक चूल्हे किस तरह के मिले हैं और इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या शुक्त परिवार था उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एक पत्थर मिला है, नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर। एक नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर भी मिला है यहाँ पे। लेपिस लाचुली नामक एक बहुमूल्य पत्थर मिला है। ये कहाँ पे था? अफगानिस्तान में भी मिलता है, ठीक है। नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर जो अफगानिस्तान में मिलता है। नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर जो अफगानिस्तान से मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोगों के भारी संपर्क भी थे, ठीक है। यानी बाहर के क्षेत्रों में, बाहर के देशों में भी यहाँ के लोग संपर्क रखते थे, ठीक है। लेपिस लाजोली नामक एक पत्थर मिला है, ठीक है, उत्खनन में मिला है। एक नारी की खंडित मूर्ति मिली है। नारी की खंडित मूर्ति भी मिली है जिसने क्या है, कमर के नीचे से लहंगा पहना हुआ है। और यहाँ के लोग क्या पशुपालन करते थे? पशुपालन करते थे। तो उनमें कौन से थे? गाय, बैल, भैंस, बकरी। हाथी में घोड़े से भी यहाँ के लोग क्या परिचित थे। भेड़, बकरी, हाथी और घोड़े से भी परिचित थे। यानी पशुपालन करते थे और कृषि के अवशेष मिले हैं। उनमें कौन से हैं? गेहूं, ज्वार और चावल। चावल विशेष रूप से मिले हैं। गेहूं, ज्वार, चावल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे माना जाता है कि उत्तम किस्म के क्या है, चावल पैदा होते थे, ठीक है। कौन से मिले? गेहूं, ज्वार और चावल के अवशेष मिले। गेहूं, ज्वार और चावल के अवशेष मिले हैं।
और यहाँ पे क्या तांबे गलाने की भट्टियां भी मिली है। तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है। एक चूल्हा मिला था जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पे क्या है तांबा पिघलाते थे, और तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है। और लेपिस लाजुली नाम का उपकरण में एक पत्थर मिला है, नीले रंग का पत्थर जो क्या है अफगानिस्तान में मिलता है। और नारी की खंडित मूर्ति मिली है। यहाँ के लोग पशुपालन करते थे मुख्य रूप से इनका पालन करते थे, बट क्या है, हाथी और घोड़े से भी यहाँ के लोग परिचित थे। और कृषि में गेहूं ज्वार चावल के अवशेष मिला, और तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है यहाँ से। ऐसे और बहुत सारे अवशेष मिले हैं, यहाँ पे तांबे के बहुत ज्यादा उपकरण मिले हैं। यहाँ पे क्या तांबे की मुद्रिकाएं, चदरें, चूड़ियां भी मिली है। और 26 प्रकार के मनके मिले हैं। 26 किस्म के अलग अलग मनके मिले हैं, ठीक है। यहाँ के लोग चांदी से भी परिचित थे। यहाँ के लोग चांदी से भी परिचित थे। से भी परिचित थे। यहाँ पे क्या है, लोग चांदी से भी परिचित थे, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या लोह की भी शुरुआत हो लोह काल की भी शुरुआत हो चुकी थी। वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तांबे की मुद्रिकाएं, चदरें, चूड़ियां और भी बहुत सारे तांबे के यहाँ पे उपकरण मिले हैं। यूनानी मुद्राएं भी मिली है, ठीक है। 26 प्रकार के 26 किस्म के मनके व 3 चांदी की धूपदानियां भी मिली है। यानी क्या क्या मिला है, यहाँ के लोग चांदी से भी परिचित थे, 26 किस्म के मनके मिले हैं, और क्या है यहाँ पे क्या है चांदी की धूपदानियां भी मिली है। और 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं मिली है, 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, और 3 मोहरें मिली है, ठीक है। 6 यूनानी मुद्राएं मिली है। और क्या 3 मोहरें भी मिली है। और यहाँ पे से एक ऐसी यूनानी मुद्रा मिली है ना जिसपे क्या है एक यूनानी देवता का चित्र मिला है, ठीक है। एक मुद्रा में क्या त्रिशूल और जो यूनानी देवता है अपोलो उसका चित्र मिला है। एक मुद्रा में त्रिशूल व यूनानी देवता अपोलो। अपोलो का चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये तांबे की बनी हुई थी, ठीक है। यूनानी भाषा में इन पे लेख भी लिखा हुआ था। कितनी मुद्राएं मिली है, 6 मुद्राएं मिली है, और सॉरी 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। और एक मुद्रा पे क्या है एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ क्या है यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। और इन पे क्या है यूनानी भाषा में लेख भी लिखा हुआ था। यानी इनमें एक मुद्रा पे क्या है त्रिशूल व यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है, और 3 मोहरे भी मिली है वहां पे। और उसके अलावा गोरे व कोठे मिली है। अब गोरे और कोठे क्या होते हैं, उस टाइम के लोग है ना अनाज रखने के लिए
मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, यानी मिट्टी के बड़े मर्द भांड, उनको क्या बोल देते हैं? गोरे व कोठे। ठीक है। अनाज रखने के लिए बनाए गए बड़े मर्द भांड, क्या बोलते हैं उनको? गोरे व कोठे। गोरे और कोठे किसे बोलते हैं? यहाँ पे गोरे और कोठे के प्रमाण भी मिले, यानी वो वहां के लोग अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मर्द भांड यानी मिट्टी से बर्तन बनाते थे जिनमें काफी टाइम तक अनाज स्टोर करके रखा जाए, तो उनको वो क्या बोलते थे? गोरे व कोठे। उनके भी प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। लाल काले मर्द भांड भी मिले हैं। लाल काले मर्द भांड। और एक जो छपाई करने वाला ठप्पा होता है ना, वो भी यहाँ से मिला है। ठीक है। और बिना हत्थे का एक पात्र मिला है, और सेम पात्र ईरान और बलूचिस्तान में भी मिला था। ठीक है। बिना हत्थे का एक पात्र भी मिला है यहाँ पे। ये हो गया सबका। तांबे की मुद्राएं, चादरें, चूड़ियां मिली है। यहाँ से लोग चांदी, यहाँ के लोग चांदी से भी परिचित है। 26 किस्म के मनके और 3 चांदी की धूपदानियां मिली है यहाँ पे। ठीक है। और 6 मुद्राएं मिली है और 3 मोहरे। उन 6 मुद्राओं में से एक मुद्रा पे क्या है? त्रिशूल व यूनानी जो देवता है अपोलो, उनका चित्र मिला है। और यूनानी भाषाओं में लेख भी लिखा हुआ था। ठीक है। छपाई के ठप्पे मिले हैं। और आटा पीसने की मशीन यानी आटा चक्की प्राप्त हुई है। और बिना हत्थे का पात्र, बिना हत्थे का पात्र मिला है। और सेम ऐसा पात्र कहाँ पे मिला था? ईरान और बलूचिस्तान से भी सेम ऐसा बिना हत्थे का पात्र मिला था। ठीक है। अगर एक फिर इससे जुड़ा एक नाम आता है मर्तकों का टीला। अगर भारत के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो मर्तकों का टीला मोहनजोदड़ो से संबंधित है। बट अगर राजस्थान के संदर्भ में आपको पूछ लिया जाए तो आहड़ सभ्यता को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यानी इस टीले से क्या है? 40 फीट गहरे खड्डे से क्या है? इसके इस सभ्यता के 8 बार उजड़ने और बचने के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगर राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तभी आप मृतकों का टीला आहड़ से संबंधित है, अन्यथा नहीं है। ठीक है। 40 फीट गहरे गड्ढे से 8 बार उजड़ने व इनके 8 बार उजड़ने व बचने के प्रमाण मिले हैं। इसलिए इसको क्या है? मर्तकों का टीला भी कहा गया है। ठीक है। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे ना आपसे तभी मर्तकों का टीला क्या है? आहड़ सभ्यता से संबंधित है, अन्यथा मर्तकों का टीला किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो सभ्यता से। और यहाँ से तांबे की खदानें भी मिली है 40 प्रकार की आहड़ क्षेत्र में। 40 तांबे की खदानें थी। और क्या क्या मिला यहाँ पे? एक मिट्टी का बैल भी बनाए, मिट्टी का बैल मिला है। वो कौन सी पद्धति से मिला हुआ था? बना हुआ था, सॉरी, टेराकोटा पद्धति से बना हुआ था। इसलिए उसको विद्वानों ने क्या है? बनाशियन बुल की संज्ञा दे दी, यानी उसको क्या बोल दिया? बनाशियन बुल। ठीक है। मिट्टी से निर्मित बैल की प्रतिमा मिली है। ठीक है। बैल की मूर्ति, जिसे क्या बोल दिया?
विद्वानों ने उसे क्या बनाशियन बुल बोल दिया, ठीक है, बनाशियन बुल की संज्ञा दी। और ये क्या टेराकोटा पद्धति से बना हुआ था, कौन सी पद्धति से बना हुआ था, टेराकोटा पद्धति से। और क्या है गणेश्वर सभ्यता और आहड़ सभ्यता में क्या है लोहे के प्रमाण भी मिले हैं। ये ताम्र काल दोनों थी ना, गणेश्वर और आहड़ सभ्यता दोनों क्या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं। और आहड़ सभ्यता में लोहे का प्रवेश हो चुका था। 79 लोहे के उपकरण मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने 79। उनमें से क्या कुल्हाड़ियां होगी, चाकू होगी, अंगूठियां होगी, ये सारे मिलते हैं। नहीं, आहड़ सभ्यता में लोहे का प्रवेश हो चुका था। आहड़ सभ्यता में लोहे का प्रवेश हो चुका था। 79 लोहे के उपकरण मिले, कितने 79 उपकरण मिले हैं लोहे के। उनमें से कौन सी कुल्हाड़ियां होगी, चाकू, अंगूठिया, ये सब मिले हैं, ठीक है। इतना कुछ हमें क्या आहड़ सभ्यता से मिला है। और इनका उत्खनन क्या 3 स्तरों में हुआ था। गणेश्वर का भी हुआ था ना, हमने 3 स्तरों में उत्खनन हुआ था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन भी 3 स्तरों में होता। सबसे पहले प्रथम सत्र में क्या है सेप्टिक पत्थरों की अधिकता मिली है, यानी सेप्टिक पत्थर से बनाए उपकरण ज्यादा मिले हैं। और इसमें क्या जब मनुष्य को क्या आभूषण और कपड़ों के साथ गाड़ा जाता था, शव को आभूषण व कपड़ों के साथ गाड़ना प्रारंभ कर दिया। और सर उत्तर की तरफ होता था, ठीक है, सर उत्तर की तरफ। और इसका उत्खनन कितने स्तरों में हुआ, 3 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ था। पहले में सेप्टिक पत्थरों की अधिकता मिली है, और दूसरे में तांबे के और कांस्य के और लोहे के उपकरण मिले हैं, और तीसरे तृतीय स्तर में मर्द भांड मिले हैं, ठीक है। उत्खनन 3 स्तरों में हुआ था। उत्खनन 3 स्तरों में हुआ। प्रथम स्तर में सेप्टिक पत्थरों की अधिकता मिली है, पत्थरों की अधिकता थी। और द्वितीय स्तर में तांबे, कांसे और लोहे के उपकरण मिले, लोहे के उपकरण मिले हैं। और तृतीय में क्या है तीसरे स्तर में क्या हुआ था मर्द भांड मिले, ठीक है, स्तर में मर्द भांड मिले। तो ये आज हो गया हमारी कंप्लीट आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, 3 स्तरों में इसका क्या है उत्खनन हुआ है। एक बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है टेराकोटा पद्धति से बनी हुई, जिसको क्या है बनाशियन बुल की संज्ञा दे दी गई। और पहले चरण में सेप्टिक पत्थरों की अधिकता, दूसरे में क्या है तांबे कांस्य लोहे के उपकरण मिले, और तीसरे स्तर में मर्द भांड मिले। और 26 प्रकार के यहाँ पे मनके मिले, और यहाँ के लोग चांदी से भी परिचित थे। और आहड़ सभ्यता में लोहे युग का भी क्या आरंभ हो गया था, यानी लोहे के 79 उपकरण मिले हैं इस आहड़ सभ्यता से।
सभ्यता से। और यहाँ पे इसको मर्तकों का टीला क्यों बोला जाता है? अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले आपको, तो आहड़ सभ्यता को मर्तकों का टीला इसलिए बोला जाता है कि इसके 40 फीट नीचे ना गड्ढे में इस सभ्यता के 8 बार उजड़ने और बसने के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पे क्या है, एक टूटी हुई नारी की मूर्ति भी मिली है। तो ये सब कुछ यहाँ से मिले हैं। और तीन तरह के चूल्हे मिले हैं, जो क्या शुक परिवार का प्रमाण है। और एक चूल्हा मिला है, जिससे क्या अनुमान लगाया विद्वानों ने कि ये तांबे को गलाने के लिए, पिघालने के लिए यूज होता था। तांबे गलाने की भट्टियां भी मिली है। और यहाँ पे क्या आहड़ क्षेत्र में 40 तांबे की खदानें थी। ठीक है, तो ये होगी कंप्लीट हमारी आहड़ सभ्यता। कल हम इसके बाकी बचे हुए स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। ये आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी, और ज्यादातर इसके स्थल कहाँ थे? बनास नदी घाटी में थे, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी बोल देते हैं। और आहड़ बनास संस्कृति क्यों बोला गया? क्योंकि इसके जितने भी स्थल थे, उनमें सबसे पहले आरंभिक खोज आहड़ की हुई थी, इसलिए इसको आहड़ बनास संस्कृति कहा जाता है। और आगे की बची हुई स्थल हम कल की क्लास में करेंगे।